इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर एक कैंडिडेट के लिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो लिमिट फिक्स किया हुआ है वो 95 लाख है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ। ਪੈਸਾ ਹੱਦਸਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ट्रांसफर्स जो हुई है IAS PCS ऑफिसर वो हमारी रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही हुआ। तो कोई बेसिस होना चाहिए वर्किंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ बेसिकली डेप्यूटेशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਚੋਣ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸਿਬਨ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਟੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਚੋਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी बाईपोल जलंधर बाईपोल का शेड्यूल अनाउंसमेंट किया है, तो बेसिकली 10 मई को होना है पोलिंग। बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे रिव्यू किया है और सिक्योरिटी पुलिस नोडल ऑफिसर है उनकी भी रिपोर्ट लिया है। उनकी जो रिपोर्ट के हिसाब से जितना पुलिस फोर्स रिक्वायर्ड है इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF कहते हैं, CAPF की जितनी रिक्वायरमेंट है और स्टेट आर्म्ड पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो इलेक्शन कमीशन को कन्वे किया हुआ है। उन्होंने भी अपने असेसमेंट करके इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो फोर्स हमें प्रोवाइड करेगा वो फोर्स सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए सफिशेंट है। तो जब ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ CRPF ਬਹੁਤ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ जी। वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वायर्ड करके फोर्स आए हुए हैं। हमारी रिक्वायरमेंट जो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स डिफरेंट है। वो जितने रिक्वायर्ड है हम सेपरेटली इलेक्शन कमीशन को कन्वे किया हुआ। इलेक्शन कमीशन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से टेकअप करके जितनी इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड फोर्स है वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा। वो इलेक्शन सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सफिशेंट होगा। वो फोर्स हम डिप्लॉयमेंट प्लान जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाता है, ऑब्जर्वर की इनपुट लेके बनाता है, पुलिस की सारे सीनियर ऑफिसर्स की डिस्कशन करके बनता है। वो पुलिस डिप्लॉयमेंट जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए सफिशेंट होगा। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ। देखो, इलेक्शन एक्सपेंडिचर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर एक कैंडिडेट के लिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो लिमिट फिक्स किया हुआ है वो 95 लाख है। और 95 लाख हमें कैसे उसकी मॉनिटर करना है, अलग अलग एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग प्रोविज़न किया हुआ है। वो लाइक फ्लाइंग स्क्वाड है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, एक्साइज टीम होता है, और जो इसकी जो 24 आवर हमें यहाँ सेंट्रली मॉनिटर होता है, क्योंकि एक कैमरा फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम की वहाँ पे लगता है, और वो 24/7 यहाँ पे मॉनिटर होता है। इसी तरह तो पूरी हम जिस तरह जनरल इलेक्शन में जो सारे तैयारियाँ होता है उसी सेम पैटर्न पे बाई इलेक्शन में भी तैयारियाँ होता है, इसी तरह सारे मॉनिटर करता है। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਪੈਸਾ ਹੱਦਸਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ट्रांजैक्शन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚਲਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ? देखो, इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन यही है कि हर एक कैंडिडेट अपने स्पेसिफिक इलेक्शन अकाउंट इसी पर्पज़ के लिए खोले और जो भी एक्सपेंडिचर करता है वो सेम अकाउंट से ही किया जाए। तो इसके लिए एक एफिडेविट भी उनकी तरफ से देता है जब नॉमिनेशन भरता है, कौन सी अकाउंट नंबर भी देता है। इन केस कैंडिडेट कोई अदर देन अकाउंट से कोई खर्चा करता है, कोई हमें कंप्लेंट आता है, वी विल वेरीफाई दैट एंड विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। जो एक्सपेंडिचर उसी अकाउंट से होता है वो उसकी सारे जो डिटेल्स है वो इलेक्शन के बाद एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के निगरानी में डीईओ को वो सबमिट करता है। दैट वी विल स्क्रूटनाइज एवरीथिंग, इफ एनीथिंग बियॉन्ड वट एवर देयर इन दी अलाउड लिमिट देन वी विल टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਈ ਜਾਏਗੀ? देखो, जो कांग्रेस के कैंडिडेट की कंप्लेंट है वो हमने हमारे पास आ गया था, हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को इसकी रिपोर्ट के लिए भेजा हुआ है। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन यही है कि जहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल फंक्शन इसकी फ़ोटोज़ नहीं लगना चाहिए। तो उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कार्रवाई कर रहे, हमें रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ IAS PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣਗੇ? नहीं, जो ट्रांसफर्स जो हुई है IAS PCS ऑफिसर्स, वो हमारी रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही हुआ है। तो उसमें बेसिकली ऐसा है कि जहाँ पे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, 3 साल की कंडीशन है, 4 साल में 3 साल की उसी डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करना चाहिए। कुछ ये भी सेकंड गाइडलाइंस ये है कि उसमें होम डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ऑफिसर्स को वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो सिविल ऑफिसर्स है या पुलिस ऑफिसर्स है। उसी गाइडलाइंस के मुताबिक हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि जहाँ पे जो ऑफिसर्स वहाँ पे शिफ्ट करना है वो उनको शिफ्ट किया जाए, उसी हिसाब से उन्होंने ट्रांसफ़र किया हुआ है। CEO ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CEO ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਲੱਗਣ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? नहीं, ऑफिसर्स जो CEO लगते हैं वो दे आर ऑल ऑन डेपुटेशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन बेसिकली। तो स्टेट गवर्नमेंट से इनसे कोई ताल्लुक नहीं है जो CEO। मैं इसलिए पॉलिटिकल एलिगेशन बोले। नहीं, पॉलिटिकल एलिगेशन देखो कोई बेसिस होना चाहिए। तो जो बेसिस वही है कि आई एम नॉट ए बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का, अभी आई एम नॉट वर्किंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ बेसिकली डेपुटेशन टू दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वॉट एवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है वो फॉलो करना चाहिए एंड इट शुड बी बेसिकली न्यूट्रल एंड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ਸੋ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CEO ਸਿਬਨ ਸੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ CEO ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਮਿਲ ਪਾਟਿਆ, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़।